नमः संस्कृताय मैं कौशलम साध्वी विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम लोग मॉडल पेपर कक्षा 10 का ही सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का यह क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हमने जो इसके पहले वीडियो भेजी उसमें केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। इसमें जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाइएगा तो एक बार पढ़ अवश्य लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में ससंदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जैसा पहला गद्यांश दिया हुआ है, कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ि शमेषां कृते हितकारी न भवति, अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः तस्याः रूढेः विरोधम् अपि कुर्वन्ति, परं तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते, यः कालान्तरे समाजस्य कृते हितकरः भवति एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। आपको ये पता करना है कि ये पैराग्राफ किस पार्ट का है, ठीक है। आप इसका अनुवाद भी देख लीजिएगा इस पैराग्राफ का और आप खोजिएगा कि ये पैराग्राफ किस पार्ट का है, ठीक। अब आइए दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे दिया है कि बाल्यकालाद एव अयम कुशाग्रह बुद्धि स्वकक्षाया च सर्वतो अग्रणी आसीत्, संस्कृत गणिते च तस्य प्रिय विषयो आस्ताम्, छात्र अवस्थायां यदा अध्यापकः गणितस्य प्रश्नं घट्टिकायां लेखितुम् अदिशत् तदा सः कथयति स्म किं पट्टिकायां लेखनेन मुखेन एव उत्तरं वदिष्यामि। ये भी आपको देख लेना है कि ये किस पार्ट का है, भीमराव अम्बेडकर पार्ट का है कि किस पार्ट का है, आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है आपके प्रश्न पत्र में कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। मान लीजिए इस प्रश्न पत्र में दिया है जीवनम निहितम वने पाठ का सारांश, या मदन मोहन मालवीय पाठ का सारांश, या आदि शंकराचार्य पाठ का सारांश। तो किसी एक पाठ का सारांश आपको लिखना है। देखिए भ्रमित ना होइएगा, जो पाठ आपको अच्छे से तैयार होगा उसी पाठ का सारांश लिखने का चयन आप करिएगा, ठीक है। अब ये ना सोचिए कि हमने ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है। आपको उस समय जो सबसे बेहतर ऑप्शन दिखे कि हाँ इसका सारांश हम खूब अच्छे से लिख सकते हैं, उसी पाठ के सारांश का चयन आप कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का या श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये दोनों श्लोक आप देख लीजिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आपको इस श्लोक का ससंदर्भ अनुवाद लिखना है, ओ सॉरी व्याख्या करनी है। आपको जानना है कि ये पाठ किस पाठ का श्लोक है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये श्लोक अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और अगला श्लोक है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये श्लोक है। तो आप दोनों श्लोक का हिंदी अनुवाद तो जानते ही होंगे और व्याख्या अच्छे से कर लेंगे, ऐसा मुझे अनुमान है, क्योंकि आपको ये दोनों ही श्लोक अच्छे से कंठस्थ होगा, ठीक है। ये इसका अर्थ होता है पृथ्वी पर तीन रत्न है, जलानंद और सुंदर वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही क्या कहते हैं, आभूषण कहते हैं। और दूसरा योगस्था कुरुकर्माणि, आपको मालूम होगा कि जो है ये गीतामृतम का है, अभी हाल ही में पढ़ाया गया है पाठ है। आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें योग के विषय में बताया गया है, योग किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे, देखिए इसमें भी भ्रमित ना होइएगा, उसी सूक्ति की व्याख्या आप कीजिएगा जिसको आपको खूब अच्छे से लिखने का मतलब कॉन्फिडेंस होगा। आप जानिएगा कि हम इसका व्याख्या अच्छे से लिख लेंगे, उसी सूक्ति का चयन आप बोर्ड एग्जाम में लिखते समय करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये भी आ रहा है हमको वो भी आ रहा है, ऐसा नहीं। जो आपको एकदम कॉन्फिडेंसली आ रहा होगा उसी सूक्ति की व्याख्या आप करेंगे, ठीक। तो तीन सूक्तियाँ दी हुई हैं, इन सूक्तियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप और समझ लीजिएगा कि किसका क्या अर्थ होगा।
और किस पार्ट से रिलेटेड है ये सूक्तियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखिए। संस्कृत में अर्थ लिखना है आपको। सर्वलक्षण हीनो यह सदाचारवान न श्रद्धानो अनुसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है कि किस पार्ट से रिलेटेड है ये सूक्ति, सॉरी श्लोक, और उसके बाद आपको इसका संस्कृत में व्याख्या करना है। इन श्लोकों का आप अभ्यास अवश्य कर लेंगे, नहीं भी अभ्यास कर पाएंगे तो आप विद्या से एक बार इसको पढ़ने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किधर गया, ये है, हाँ ये वाला। निम्नलिखित, अच्छा हो गया श्लोक। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चय चित्रण आपको हिंदी में लिखना है। चाहे कारुणिक जीमूतवाहन के पाठ के आधार पर शंखचूड़ का चय चित्रण आप पढ़ लीजिएगा और उसको अच्छे से लिख लीजिएगा हेडिंग बाय हेडिंग। ठीक है, और यौतुका पाप संचय के आधार पर रमानाथ का, हालांकि ये चैप्टर अब है नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। कारुणिक जीमूतवाहन और यौतुक पाप संचय एक बार पढ़ अवश्य लीजिएगा। ठीक है, कि हो सकता है सिलेबस में कटा है, कहीं आ गया तब क्या करेंगे आप, तो पढ़ लेना ही उचित है। एक बार पढ़ लेंगे आप इन पाठ का सारांश। ठीक है, और इनका चित्रण भी अवश्य पढ़ लीजिएगा। कहानी जरूर जानते रहिएगा, माइंड में थॉट रखिए ताकि आप लिख सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7th। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देखना है। मोहनदास से मातु नाम की माँ से, मोहनदास की माता का क्या नाम था आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। हाँ यही होना चाहिए, नहीं नहीं इधर होगा, इधर, हाँ ये। सुपारगः वाणिक जनानाम किम उवाच, सुपारक व्यापारी वर्ग से क्या बोला। अगला क्वेश्चन है, भोजस से कस्मिन अंगे वेदना जाता, भोज के किस अंग में पीड़ा हुई। ये आपको इन प्रश्नों का उत्तर भी पढ़ लेना है। एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। ये ना सोचिए कि ये हम पढ़े हैं ये नहीं पढ़े हैं, ऐसा बिल्कुल सोच के ना पढ़िएगा आप। जो प्रश्न मैं यहाँ पे अभ्यास करा रहा हूँ इनको एक बार पढ़िएगा अवश्य आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्याकरण से आ जाता है कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है। आपको बताना है इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इक प्रत्याहार में ई उ री री ये वर्ण आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखने, चाहे आप या का लिख लीजिएगा, चाहे ता का, चाहे री का, चाहे आ का। या का उच्चारण स्थान आपको मालूम होगा, तालु होता है ना। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ता का दंत होता है ना, आपको याद होगा तो आप जानते होंगे। इसी तरह री का मूर्धा होता है ना, मूर्धा। तो अच्छे से इनको आप देख लीजिएगा। और आ का कंठ होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है आपको। रामम वंदे का संधि विच्छेद करना है, बताना है कौन सी संधि हुई है। और गौश चरत में संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। पितुराज्ञा का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। और शोअपी का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है आपको। ठीक है, बहुत ही आसान से संधि पद दिए हुए हैं, इनका आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं इसलिए हम लोग प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसका हम लोग विद्या से, पुस्तक से, जहाँ से भी खोज कर उसका उत्तर लिखने का अवश्य प्रयास करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वाक्य विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको बताना है कि मृगो धावती में कौन सी संधि हुई है। सजुसोरु, हसिचा, मोनुस्वारा अथवा विसर्जनीय सा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा संधि हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। चाहे राजन शब्द के सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन का रूप लिखना है, करिन शब्द के तृतीय व्यक्ति के बहुवचन का रूप लिखना है, अथवा वारी शब्द के चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का रूप लिखना है। तो आप तीनों का अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। सरिते पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है? आपको बताना है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन अथवा षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो सरिता का रूप आप अच्छे से अगर याद कर लिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि सरिते पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है। ठीक है, अच्छे से इसको भी खोज कर इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। एक कॉपी आप लोग अवश्य बना लीजिए, या फिर कॉपी में ही जगह बची होगी, फेंक ही देंगे क्या मतलब है, तो आप उसी में इसका अभ्यास अवश्य कर लेंगे जो जगह बची होगी कॉपियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देश पूर्वक लिखिए। स्था धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में लिखिए, अथवा भू धातु का रूप विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में लिखिए, अथवा नी धातु परस्मयी पदी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनकर दास्यति का रूप है, आपको बताना है क्या रूप है। दास्यति पद किस लकार के किस पुरुष और किस वचन का रूप है, आपको बताना है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम मध्यम पुरुष द्विवचन, या लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामासिक पदों में किसी एक पद का समास विग्रह करके समास का नाम बताना है आपको। या तो उपगंगम पद का समास विग्रह करिए और समास का नाम बताइए, नवरात्रम पद का समास विग्रह कीजिए समास का नाम बताइए, या चंद्रशेखरा पद का समास विग्रह करके समास का नाम बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कमलासनः में कौन सा समास है? द्विगु समास है, व्ययभाव समास है, बहुब्रीहि समास है? आपको पता करना है और इसका अभ्यास करके आना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं दो पदों में निर्देश अनुसार विभक्ति का नाम लिखना है आपको। करना एक ही दो पद का है, विकल्प आपके पास कई रहेंगे, इसीलिए जो करिएगा अच्छे से तैयार एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके, जो आपको मालूम होगा एकदम एग्जैक्ट, उसी का चयन आप करेंगे परीक्षा करते समय। ठीक है, जैसे मोहना कंदुकेन क्रीडती, कंदुकेन पद में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के आधार पे हुई है। ठीक है, हालांकि आपको मालूम होना चाहिए, केवल विभक्ति लिख देने से ही नहीं काम बनेगा, आपको सूत्र भी मालूम होना चाहिए। हालांकि पूछा केवल विभक्ति है, विभक्ति भी लिख देंगे नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप सूत्र निर्देश भी कर देंगे तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो एकदम जान जाएगा कि बच्चा बहुत जानकार है, वो आपका कहीं भी नंबर काटने का प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह वृक्षात पत्राण पतंती, वृक्षात पद में कौन सा विभक्ति हुआ है इसका निर्देश करना है आपको। काव्येषु नाटकम रम्यम, यहाँ पे बताना है काव्येषु में कौन सी विभक्ति है। श्री गणेशाय नमः में बताना है गणेशाय में कौन सी विभक्ति हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। पठित्व में बताना है कौन सा प्रत्यय है, गंतुम में बताना है कौन सा प्रत्यय है, लेखनीयम पद में बताना है कौन सा प्रत्यय है, या श्रीमान पद में बताना है कौन सा प्रत्यय है। अगर नहीं भी मालूम है तो आप इसको खोजने का प्रयास करिए। मैं उत्तर इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए आप प्रयास कीजिए, जब आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। जैसे रामेण पत्रम लिखे थे, इसका वाच्य परिवर्तन आपको करना है। इसका वाच्य, अब जैसे ये इसका वाच्य परिवर्तन हुआ है तो इसको हम साधारण वाक्य में बदल देंगे। रामेण पत्रम लिखे थे का रामः पत्रम लिखत ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह त्वम गृहम गच्छसि, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है तो आपको इसको भाववाच्य में परिवर्तित करना, सॉरी कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। जैसे त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर को जाते हो तो बताना है त्वम त्वया गृहम गम्यते। इसी तरह सीता पुस्तकम पठति तो सीतया पुस्तकम पठ्यते। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को, तो तुम लोग कौन सी मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक, तो तुम युवाम यूयम यूयम, और रूप कैसे चलेगा, पढ़ चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, तो यू तुम यूयम पठेयु, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। ओ सॉरी, पठेत पठेत क्या हो जाएगा, तुम लोगों का यूयम, रुकिए ब्रश ले लें, यूयम यूयम। अब हम लोग पढ़ना चाहिए, इसका रूप चलाएंगे तो किस में चलेगा, विधिलिंग लकार,
रूप चलता है पठेत पठेताम, पठेयु, पठेह पठेतम, पठेत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठेत मध्यम पुरुष बहुवचन बन जाएगा यूयम पठेत। यह फल सुंदर है, इदम फलम सुंदरम अस्ति। अगला हो जाएगा गोपाल पुस्तक घर ले जाता है, तो गोपालः पुस्तक को, पुस्तकम घर ले जाता है, गृहम आनयति घर ले जाता है। ठीक, गोपालः पुस्तकम गृहम आनयति घर ले जाता है। अगला आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं, तो सड़क के दोनों ओर लिख सकते हैं आप। ठीक, मार्गम उभयतः वृक्षा संति। ठीक, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष है। श्रम के बिना विद्या नहीं आती, श्रमेण बिना विद्या ना ग्रहण नहीं होती। ठीक, मैं कल विद्यालय गया, अहम ह्यः विद्यालयम गतः। चाहे प्रत्यय लगा के बना लीजिए, चाहे आप रूप चला लीजिए, क्या कि अगर छत अगर तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 पंक्तियों का निबंध लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित पदों में किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस तरह आज का एक सेट और हमने सॉल्व नहीं कराया, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार संस्कृताय शुभम संस्कृतम। और जहाँ अगर किसी को डाउट हो तो अवश्य लिखकर पूछे प्रश्न। ठीक है, उत्तर इसलिए नहीं सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि उत्तर सॉल्व कराएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो आप केवल क्वेश्चन नोट कर लिया करिए और कॉपी में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर उसमें कोई कठिनाई आती है तो आप अवश्य जो है लिख कर भेजिए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार संस्कृताय शुभम संस्कृतम।